नसीहत लीजिए कि दुनिया सिर्फ आपके फ़ायदे को उठाना चाहती है। अगर आप किसी काम के लायक हो तो दुनिया में आपकी ज़रूरत है, अगर आप काम के नहीं हो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और पता नहीं कितने लोगों की राखों से कब्रिस्तान पटा हुआ है जो ये सोचते थे कि मेरे जाने के बाद दुनिया रुक जाएगी। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाइफ कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। तुम हो तो तुम्हारी ज़रूरत है, तुम नहीं हो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि कई बार हम लोग किसी भी चीज़ के स्पिन करने के लिए एक अलग तरह का तार इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हीट कन्वर्ट करना है, यानी हीट प्रोड्यूस करना है, गर्मी पैदा करनी है, तो उसके लिए हम एक अलग वायर इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी अगर हमें कहीं पर प्रकाश देना होता है, चमकना होता है, तो हम अलग तरह के मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो मन में आप पे क्वेश्चन ज़रूर बनता होगा कि चक्कर लगाने के लिए कॉपर क्यों लेते हैं, ऊष्मा पाने के लिए, गर्मी पाने के लिए हम नाइक्रोम का वायर क्यों लेते हैं, और प्रकाश पाने के लिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आपके इन सभी जिज्ञासाओं को, इन सभी क्वेश्चंस को आज मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा। और आज के टॉपिक है ओम्स रूल, जिसको आप बोलते हो ओम का नियम। तो मैं जितेंद्र मिश्रा बिल्डर विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड था, और उसमें मैंने आपको कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इन सब के बारे में मैंने बताया था कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने ऊपर लिंक दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं ओम्स रूल। तो अगर ओम्स रूल की बात करें, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम, तो ओम्स रूल ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो, हर क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी पे डिपेंड करती है। तो ओम का रूल कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इस नियम के अनुसार, द पोटेंशियल of a conductor is directly proportional to current of the conductor at constant physical conditions। यानी ओम रूल ये कहता है, इस लाइन को आप शुरुआत में भी यूज कर सकते हो कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यानी अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहें, तो द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर वायर का जो पोटेंशियल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ द कंडक्टर। वो उस कंडक्टर को जो करंट मिल रहा है उसके ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर हिंदी में समझें तो किसी भी चालक का जो विभवांतर होता है वो उस चालक में प्रवाहित धारा यानी I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इस के हिसाब से बात करें तो किसी भी सर्किट में अगर जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है करंट पर। मतलब सर्किट में अगर करंट बढ़ेगा, करंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। अगर करंट की क्वांटिटी घटेगी तो वोल्टेज अपने आप घट जाएगा। और हमें मालूम है कि जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां पर R क्या है? R एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। हिंदी में जो R है ये प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी के बेस पे समझें, इसी को बोलते हैं ओम्स रूल, और ये है ओम्स का इक्वेशन V इज इक्वल टू I इंटू R। ये लड़ाई आप सर्किट में बहुत बढ़िया सा देखते हो, बड़ी मज़ेदार लड़ाई होती है, समझिएगा ध्यान से। फॉर्मूले में देखो, ये है V और ये है I और ये है R, बीच में बेचारा कौन है? बीच में है I। तो जो सर्किट के अंदर
पोटेंशियल यानी वी होता है वो आई को धक्का मारता है कि भैया तुम आगे बढ़ो, और जो आर है वो आर उसको पीछे ढकेलता है कि नहीं तुम वहीं रुके रहो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, ये आई यानी करंट यानी धारा के प्रवाह का, बहने का अपोज करता है, यानी उसको बहने से, आगे जाने से रोकता है। और वी यानी पोटेंशियल, हिंदी में विभव, उसको धक्का मारता है, भाई तुम आगे बढ़ो। ऐसी कंडीशन में मूड खराब हो जाता है किसका? आई का। क्यों? पीछे से धक्का मार रहा है तुम आगे बढ़ो, और ये आगे से रोक रहा है, नहीं नहीं यहीं रुके रहो। ऐसी कंडीशन में आई का मूड होता है खराब। और ये आई जब डिस्टर्ब होता है तो सर्किट में तरह तरह के फिनोमेना पैदा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आई दिया है किसमें? कॉपर में, कॉपर के वायर में। तो कॉपर के वायर को जब आई मिला तो वोल्टेज क्या करेगा? उसको धक्का देगा, भाई तुम आगे बढ़ो। और रेजिस्टेंस करेगा, नहीं नहीं रुके रहो रुके रहो। ऐसी कंडीशन में कॉपर का मूड खराब हो जाएगा और ये गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देगा, यानी स्पिन करना शुरू कर देगा, गुस्से में स्पिन करना शुरू कर देगा। अब गुस्से में स्पिन करने का मतलब क्या हुआ? पंखे में यूज कर लो और पंखा हमारा गोल गोल बढ़िया नाचना शुरू कर देगा। तो इसकी इस बुराई का फ़ायदा हम कहाँ उठाते हैं? अपने पंखे में, अपने मोटर में, या कहीं भी किसी ऐसे इक्विपमेंट को बनाने में जहाँ पर कॉइल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर अगर यही फिनोमेना किसमें है? नाइक्रोम के वायर में है। तो नाइक्रोम के वायर में जैसे ही रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा फिर मूड खराब हो जाएगा किसका? करंट का। और करंट का मूड खराब होगा तो नाइक्रोम गुस्से में जल के लाल लाल हो जाएगा, यानी ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा? हीट। और आपने देखा होगा जितने भी हीटर होते हैं उन हीटर में जो वायर लगा होता है या जो एलिमेंट लगा होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम गुस्से में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जब लाल हो जाता है तो हम सेंक लेते हैं क्या? अपने आप को। किससे? ठंडक से बचने के लिए। तो हीटर में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, टंगस्टन। अगर यही फिनोमेना किसमें होता है? टंगस्टन में होता है। तो जब आई के फ्लो को आर यानी रेजिस्टेंस रोकता है तो आई का होता है मूड खराब। और जब आई का मूड खराब होता है तो टंगस्टन साहब क्या करने लगते हैं? ग्लो करने लगते हैं, यानी ये गुस्से में लाल होकर चमकने लगते हैं। तो हमने क्या किया? उठा के बल्ब में इस्तेमाल कर लिया कि भैया तुम बल्ब में आओ, तुम गुस्सा करो, हमें रोशनी मिले। नसीहत लीजिए कि दुनिया सिर्फ आपके फ़ायदे को उठाना चाहती है। अगर आप किसी काम के लायक हो तो दुनिया में आपकी ज़रूरत है, अगर आप काम के नहीं हो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और पता नहीं कितने लोगों की राखों से कब्रिस्तान पटा हुआ है जो ये सोचते थे कि मेरे जाने के बाद दुनिया रुक जाएगी। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाइफ कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। तुम हो तो तुम्हारी ज़रूरत है, तुम नहीं हो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आई का मूड ख़राब हुआ, कॉपर ने क्या किया? स्पिन करना शुरू कर दिया, गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। हमने इसके इस गुण को कहाँ इस्तेमाल कर लिया? पंखे में, मोटर में। और नाइक्रोम क्या हुआ? नाइक्रोम कैसा हो गया? हीट हो गया, गर्म हो गया। गर्म हो गया, हमने हीटर में इस्तेमाल कर लिया। टंगस्टन क्या हुआ? गुस्से में लाल होकर जलने लगा, हमने बल्ब में इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? इसलिए हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना चाहिए, और विदाउट प्रॉपर्टी देयर इज़ नो ह्यूमन, एंड विदाउट प्रॉपर्टी देयर इज़ नो वैल्यू। आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके अंदर कोई गुण या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में शक्ल नहीं बिकती है। ध्यान रखिएगा, एक्टर्स की भी हम शक्ल तब देखते हैं जब एक्टिंग लाजवाब होती है। तो ये है ओम्स रूल। अगर इसके अकॉर्डिंग हम समझें, कंक्लूजन निकालें कि क्या रिजल्ट निकला। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये निकला, नंबर 1, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होता है, यानी जिसको आप पोटेंशियल कहते हो, वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पर? करंट ऑफ द सर्किट पर या करंट ऑफ द कंडक्टर पर। करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। करंट घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। तो लिखने के लिए तो आप समझदार, आप लिख लोगे ना क्या, कि द पोटेंशियल ऑफ द सर्किट या ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इसका मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। प्रोपोर्शनल का साइन लगा लो। I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ध्यान दो, I R एक साथ है, तो जब R को उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये आ गया नीचे। तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट का जो I यानी करंट होता है वो उस सर्किट के रेजिस्टेंस के कैसा होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है, या
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। यानी करंट और रेजिस्टेंस यानी धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर? इसीलिए सर्किट में हम क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए? आई को कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट में रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अब बाकी कहीं किसी न्यूमेरिकल में अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हम इससे कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, V इज आई इंटू आर है, तो क्या हो जाएगा? I अगर फाइंड आउट करें तो V अपान आर, एक फॉर्मूला ये बन गया कि I इज V अपान आर। अगर हमें R फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो V इज आई इंटू आर, आई इज V अपान आर, आर इज V अपान आई। ये सारी चीज़ें हमें ओम्स के लॉ से मालूम चली। तो एक बार जल्दी से शॉर्ट में ओम का लॉ कहता क्या है कि ओम का लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट का जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हम आर कहते हैं, जिसको सर्किट का रेजिस्टेंस हम कहते हैं। क्लियर? और अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी सर्किट का जो पोटेंशियल है वो आई यानी करंट पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। और कंक्लूजन नंबर 2 यानी दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। यानी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर यानी रेजिस्टेंस घटेगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आई यानी करंट की वैल्यू घट जाएगी। अब हम समझते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस साहब हैं ये कौन सी बला हैं और ये साहब क्यों रोकते हैं किसको? आई को आगे बढ़ने से। और आपकी भी ज़िंदगी में तरह तरह के रेजिस्टेंस हैं, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी रेजिस्टेंस हैं उन रेजिस्टेंस से अपने आप को दूर कीजिए, अदरवाइज़ ये आपकी ग्रोइंग एज है, इसमें आप भटक जाएंगे और अपनी मंजिल से दूर रह जाएंगे। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, नाम से ही क्लियर है। जो क्या करे? जो रजिस्ट करे। रजिस्ट मीन विरोध करना, अपोज करना। तो इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by which it opposes the flow of current। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिसके थ्रू यानी जिसके द्वारा वो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो का अपोज करता है। हिंदी में प्रतिरोध किसी भी चालक का वो गुण होता है जो उसके अंदर धारा के प्रवाह का विरोध करे, यानी ये करंट को आगे जाने से रोकेगा। और जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा उस सर्किट में करंट को बहने में, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। क्लियर? क्यों? फॉर्मूला हमने भी देखा था ओम के रूल से कि R इजकल टू V अपान आई, यानी किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट के पोटेंशियल और उस सर्किट के I यानी करंट के रेशियो के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि R इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पर? V मीन पोटेंशियल पर। मतलब सर्किट में अगर V यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और आपको क्या दिख रहा है? R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आई, यानी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, यानी करंट को उस सर्किट में फ्लो होने में दिक्कत होगी। और अगर सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू घट गई। और याद भी रखिएगा कि आपके घर में जो सर्किट है, भाई पूरी घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, बल्ब, टीवी, ये वो जो भी है, वो सब क्या एक सर्किट है। तो आप एक घर की सर्किट में रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा आपके घर में बिजली की बचत होगी और आपका मीटर धीमे धीमे चलेगा, हौले हौले चलेगा। और ऐसी कंडीशन में आपके घर में बिजली की बिल कम आएगी और आप बचत की ओर बढ़ सकेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए घरों में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए जिसमें रेजिस्टेंस हो, यानी जिसमें प्रतिरोध हो। अगर हम इसके यूनिट की बात करें,
यानी रेजिस्टेंस का यूनिट यानी हिंदी में प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका यूनिट है ओम, जिसका सिंबल है यू। क्यों? क्योंकि ओम साइंटिस्ट का नेम है और उन्होंने ही रेजिस्टेंस की डिस्कवरी की थी या रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की स्टडी की थी। तो यूनिट क्या है इसका? ओम। और ओम जो होता है, इससे हम किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी को नापते हैं। यानी किसी भी परिपथ में धारा का कितना विरोध हो रहा है उसी को हम ओम्स में काउंट करते हैं, जिसको आप रेजिस्टेंस का यूनिट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है आपके दिमाग में कि सर 1 ओम क्या होता है, और 1 ओम की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो अगर हम 1 ओम की बात करें, यही समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट है 1 ओम। तो ध्यान दीजिए, आर की यूनिट है ओम, तो आर की वैल्यू 1 कब आएगी? जब वोल्टेज यानी पोटेंशियल 1 हो और आई यानी करंट भी 1 हो। तो ध्यान दो, 1/1 डिवाइड करो इजकल टू 1 ओम। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 ओम इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट इन विच, इसी फॉर्मूले से बना लो, 1 वोल्ट वी मीन पोटेंशियल फ्लो विद आई क्या है? करंट। तो करंट का क्या होता है? 1 एम्पियर, ये है एम्पियर करंट। यानी अगर हम किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल दें और 1 एम्पियर करंट उस सर्किट में फ्लो हो, तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम कहलाएगा। कभी भी आपको डेफिनेशन को रटने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, R = V/I, और R का यूनिट क्या है? ओम है। तो R की वैल्यू 1 कब आएगी? जब V की वैल्यू और I की वैल्यू सेम हो जाए। तो जब सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे, मान लो 2 और 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 ओम आया कि नहीं आया? तो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहलाता है जब उस सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसी को हम 1 ओम कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर किसी सर्किट में हमें इस R की वैल्यू को घटाना हो, बढ़ाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी अब द फैक्टर्स विच अफेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी उन घटकों की बात करेंगे जो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आप समझ लीजिएगा आगे, ठीक है। यानी कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसी बातें जो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करती हैं या रेजिस्टेंस जिन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर 1 है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। नंबर 2 एरिया of cross section of conductor. Number 3 material of the conductor. Number 4 temperature. यानी कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी सर्किट का या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि तार, कंडक्टर में आप तार लेके चलिए, यहाँ पर जो आपको वायर है वो कितना लंबा है। और हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी किसी भी सर्किट में वायर यानी कंडक्टर की लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा तेजी से रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जितना लंबा तार उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर या ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मीन किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी तार की, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए
हम किसी भी सर्किट को बनाने के लिए कोशिश हमेशा करते हैं कि कम से कम लंबाई रहे, यानी हमें कम से कम लंबे तार का इस्तेमाल करना पड़े। अगर आपने गौर किया हो तो आज की जो टेक्नोलॉजी है इसमें आप किसी भी सर्किट को देख लो, मोबाइल देख लो, लैपटॉप देख लो, एलईडी टीवीज़ को देख लो, एलईडी बल्ब को देख लो, वायर का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर होता है, या अगर होता भी है तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा कि आई आपको कम से कम मिलेगी, जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी आई की वैल्यू घटती जाएगी, और इस सिरे से उस सिरे तक आपको आई की वैल्यू बहुत कम मिलेगी, यानी करंट यानी धारा आपको बहुत कम मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी जो रेजिस्टेंस होता है ये उस कंडक्टर के क्षेत्रफल पर यानी उसके एरिया पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मजबूरी है क्या कि हम तार को लंबी दूरी तक ले जाना हमारे पास मजबूरी है, और हम ये भी चाहते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा घट जाए, तो एक ही रास्ता है कि अगर लंबाई बढ़ रही है और रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप उस तार की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दो, सरल भाषा में तार की मोटाई बढ़ा दीजिए। तार की मोटाई बढ़ जाएगी तो आप कितनी भी लंबाई तक, कितनी दूरी तक लेके जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा करंट को डाउन नहीं कर पाएगा, और आपका वो करंट यानी धारा बिना कम हुए या बहुत कम क्वांटिटी में कम हुए उस तरफ पहुंच जाएगी, यानी रेजिस्टेंस का जो असर है वो घट जाएगा। क्या करना पड़ेगा? लंबाई अगर बढ़ानी है तो तार की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो लंबे लंबे तार हमारे घरों तक आते हैं, उस तार की चूंकि लंबाई बढ़ रही है, पावर हाउस से हमारे घर तक वायर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा मोटे मोटे तार होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। ऐसी दशा में जो करंट है वो हमेशा जितना हमें चाहिए उतना लगभग बना रहता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो हमारा कंडक्टर है उसका मटेरियल कैसा है। मटेरियल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो उनमें करंट का फ्लो क्या होगा? बहुत तेज़ी से होगा। तो जब करंट का फ्लो यानी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी R की वैल्यू उसमें क्या होगी? घटेगी, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो R की वैल्यू घटेगी। क्योंकि याद रखिएगा करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन है, पक्के दुश्मन है, यानी कि धारा और प्रतिरोध एकदम विपरीत होते हैं। तो जब जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, जो हमने पदार्थ लिया है, उसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो मानी सी बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा को सपोर्ट करते हैं, करंट को सपोर्ट करते हैं। तो करंट क्या होगा? सर्किट में तेज़ी से बहेगा। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ी तो R की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इसलिए डिपेंड ये करता है कि हमने मटेरियल कौन सा चुना है। और आपने गौर भी किया होगा, अगर हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं तो एल्युमिनियम का वायर जल्दी क्या हो जाता है? हीट हो जाता है और जल्दी गल भी जाता है, जिसको आप बोलते हो जल जाता है। तो जल जाने का मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी तो जलने का मतलब ये नहीं वो जल कर राख हो गया है। जलने का मतलब ये होता है कि वो है तो अभी भी एल्युमिनियम के फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम था, जो न्यूक्लियस था, जो उसके बाहर सेल्स थे, वो सब डिस्टर्ब हो गए हैं, यानी कि उसके अंदर के एटम डिस्टर्ब हो गए हैं। इसलिए क्या नहीं होगा उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होगी, धारा नहीं बहेगी, इस तो तार बेकार हो गया। क्लियर? तो एल्युमिनियम का क्या होता है? एल्युमिनियम रेजिस्टेंस से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन कॉपर एक अच्छा मटेरियल है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो लंबे समय तक रेजिस्टेंस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, और जल्दी कॉपर से बनी हुई चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ देखा भी होगा, जो हम AC खरीदते हैं, AC में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कंडेंसर कैसा होना चाहिए? कॉपर का होना चाहिए। फिलहाल ज़्यादातर कंपनियां आप कंडेंसर किसकी दे रही हैं? एल्युमिनियम की, लेकिन होनी किसकी चाहिए? कॉपर की। तो जो कॉपर का होगा उसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन हमें को वही लेना चाहिए। स्टेबलाइज़र लीजिए तो उस दुकानदार से पूछ लीजिए कि जो हमारा कॉयल है इसके अंदर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, उसके जो बाइंडिंग हुई है वो कॉपर से है या एल्युमिनियम से है। अगर कॉपर से है तो वो लंबे समय तक चलेगा, एल्युमिनियम से है कम समय तक चलेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है कि वो किस पदार्थ से बना हुआ है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो हमको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, जो भी कंडक्टर होते हैं, हिंदी में चालक जो होते हैं, जब हमको हीट करते हैं तो हीट करने पर उनकी कंडक्टिविटी, हिंदी में चालकता, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनके पास, जब आप गर्म करोगे उसको, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो उस वायर में कंडक्टिविटी यानी करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो जब करंट का फ्लो बढ़ेगा तो क्या घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखो आपको क्या समझ में आया, सर आप बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस घटेगा, एकदम सही है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस एटम के अंदर, उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का सिस्टम है वो जैम हो जाएगा, जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ट्रैफिक जाम कब होता है, जब ढेर सारे लोग किसी एक रोड पर इकट्ठा हो जाते हैं तो आने जाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो वैसे ही जब लगातार हीट करते जाएंगे तो उस मेटल के अंदर, उस वायर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे उनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, और मूवमेंट डिस्टर्ब हुआ मतलब करंट के फ्लो रुका, क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस। वैसे लाइफ में अगर आपका डेवलपमेंट रुका तो क्या बढ़ेगी आपकी लाइफ में, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसी को इंसान मन कहता है। हमारे अंदर भी रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको क्या नाम देते हैं, मन। सर मेरा पढ़ने का मन नहीं था, सर मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं था, सर मेरा आज कोचिंग में मन नहीं लग रहा था, सर मेरा फिजिक्स में मन नहीं लगता। तो मन लगता कहाँ पे है, मन लगता है हमेशा मज़ा में, और दिमाग लगती है हमेशा कहाँ पर, जहाँ पर हम किसी भी सज़ा को फेस करते हैं। तो हमेशा आप मन की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। क्यों? मन मांगे मज़ा, ये दिल मांगे मोर, और मोर और मोर, और एक दिन मोर मोर करते करते तुम मोर बन जाओगे। इसलिए मन पे कंट्रोल करो और दिमाग की सुनो। क्लियर? एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किसको पढ़ने में का मन लगता है, जो आपको आसान लगता है वही पढ़ने में मन लगता है। लेकिन जो आपको टफ लगता है, क्या वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा? आएगा ना। कितने नंबर का आएगा? उतने ही नंबर का आएगा जितने नंबर के बाकी सारे सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन क्या नहीं होता, मन नहीं कहता। मगर दिमाग क्या कह रहा है कि हमको आए वो सब्जेक्ट या ना आए, लेकिन वो सब्जेक्ट हमें मजबूरी में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए प्लीज़ मन की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। अब ये चारों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे डिपेंड करता है। और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उस तार के एरिया यानी क्षेत्रफल के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वायर की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, वायर की मोटाई घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर लंबी दूरी तक हमें तार ले जाना है तो मोटे तार का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल। यानी जो कंडक्टर है, जो वायर है आपका, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा। और सबसे बेहतरीन कंडक्टर क्या होती है, सिल्वर। याद रखिएगा, चांदी सबसे बेहतरीन कंडक्टर है, यानी सबसे बढ़िया चालक पदार्थ है। क्लियर? लेकिन अब आप सोचो सर फिर चांदी के तार क्या नहीं लगवा दिए जाते? भैया अगर हम चांदी के तार लगवा देंगे हैं तो काटने के लिए लोग खंभों पे लटके मिलेंगे, रात रात भर लोग मेहनत करेंगे। आज हमने इतने किलोमीटर का तार चोरी कर लिया तो लोग तार इतना काटने लग जाएंगे ना कि गवर्नमेंट तार को पूरा नहीं कर पाएगी। इसीलिए सिल्वर का हम तार नहीं इस्तेमाल करते, कॉपर बेस्ड कंडक्टर है, लेकिन कॉपर भी थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए लोग एल्युमिनियम और कुछ एलॉय मेटल्स को मिला करके वायर बनाते हैं और वही वायर हमारे सड़कों पर ऊपर लगा होता है। और अब लास्टली हम समझते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए कहीं भी स्पेसिफिक नाम का वर्ड आ जाए, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस तो हमको पता ही है कि प्रतिरोध क्या होता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मतलब कुछ विशेष बात हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, इसलिए हम पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए हम कोशिश जरूर करते हैं कि टॉपिक को हम क्लियर भी कर पाएँ और कम से कम टाइम लें। तो आपने पढ़ा है रूल नंबर 1 में कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके L यानी उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा। पॉइंट नंबर 2,
R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी किसी भी कंडक्टर यानी वायर का अगर एरिया है बढ़ेगा तो R यानी रेजिस्टेंस घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा रिलेशन है। यहाँ पर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाए तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। अगर इन दोनों रूल्स को हम मिला दें तो क्या बन गया, I इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और हमने आपको बताया था कि जब कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। अब वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, रो है। ये जो P जैसा बना है इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। और यही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो क्या बन गया, L/A। तो अगर इस रो की हम वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिएगा रो की वैल्यू, तो रो के साथ कौन है, L, कहाँ जाएगा, अपान में, और R इंटू A का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रो इज इक्वल टू RA/L। तो इसी रो को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन हम बनाए तो हम कह सकते हैं कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द मल्टीपल सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर एंड रेशियो विद द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। हिंदी में किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध और क्षेत्रफल के गुणनफल तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, और इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, हम कॉपर के वायर को कहीं भी बाइंडिंग में क्यों यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का वायर हीटर में क्यों यूज़ करते हैं, टंगस्टन को बल्ब में क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से समझी हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। और देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को, मेरे साथ बने रहिए, मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।